नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग मिलके नाश्ता करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। अक्षत और सिया साथ ही ऑफिस के लिए निकलते हैं, लेकिन कार में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। सिया को अक्षत का बदलता बिहेवियर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो तो उसकी हरकतों के बारे में सोच के ही पागल हुई जा रही थी। उसे अक्षत के सामने जाने में काफी शर्म भी आ रही थी। उसने तो शुभ अकेले ही ऑफिस आने का प्लान बनाया था, लेकिन अक्षत भी कहीं न कहीं उसको समझने लगा था, इसलिए उसने सिया के पूरे प्लान को बाद में ही बहा दिया था। थोड़ी देर में कर ऑफिस पहुंच जाती है। सिया ऑफिस से थोड़ा पहले ही कर से निकल जाती है, लेकिन आज वो वहां अकेली नहीं थी। कोई और भी था जिसने उसको अक्षत की कार से निकलते देख लिया था। सिया पैदल ही ऑफिस की बिल्डिंग की ओर जाने लगती है। तभी उसे प्रिया का ध्यान आता है और वो अपना फोन निकलने उसे कॉल करती है। प्रिया की दादी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपने होमटाउन नासिक गई हुई थी। प्रिया सिया का कॉल अटेंड नहीं करती और सिया का चेहरा लटक जाता है। वो फोन को घूरते हुए बोलती है, बाबा जी ये प्रिया की बच्ची आज भी नहीं आ रही शायद, तभी मेरा कॉल नहीं अटेंड किया। अब इसके बिना मेरा मन कैसे लगेगा ऑफिस में। एक यही तो है मेरी जान, वरना वो शिवम का बच्चा, उसे भी पता नहीं क्या हुआ है। कितने दिन हो गए मिल ही नहीं रहा। और एक मेरा लॉर्ड गवर्नर पति जिसको सिर्फ ऑर्डर देना आता है, पता नहीं खुद को समझता क्या है। सिया यही सब बोलते हुए ऑफिस पहुंच जाती है और अंदर की तरफ बढ़ जाती है। सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। हाफ डे के बाद विराज भी अपने हाथों में कुछ फाइल लिए हुए ऑफिस की बिल्डिंग में एंटर करता है कि तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और उस लड़की को संभालने के चक्कर में उसकी सारी फाइल्स गिर जाती है। वो लड़की गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब उसे कोई चोट नहीं लगती तो वो अपनी आंखें खोल के देखती है और सामने वाले इंसान का चेहरा देख के डब्ल्यूपी गुस्से से लाल हो जाती है। वो ठीक से खड़ी होती है और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, बदबूदार बंदर, तुम यह तक आ गए मेरा पीछा करते करते। ये लड़की और कोई नहीं प्रिया ही थी जो जल्दी जल्दी भागते हुए अंदर जा रही थी। प्रिया की बात सुन के विराज को भी गुस्सा आने लगता है और वो उसी गुस्से से उसे बोलता है, सुनो अनारकली, खुद को इतना भाव देने की जरूरत नहीं है, मैं यह काम करता हूँ। विराज इतना ही बोल पाता है कि तभी प्रिया बोलती है, अच्छा झूठ भी बोलने लगे अब तुम, लेकिन मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बस्तों में बिल्कुल नहीं आने वाली। मुझे बेवकूफ समझा है क्या तुमने? विराज उसकी बातों का जवाब देते हुए बोलता है, तुम्हें मानना है तो मानो, वरना भाड़ में जाओ। और एक बात, अनारकली, विराज सिंघानिया के पूछे लड़कियों की लाइन लगी रहती है, तो खुद को जायदा चमेली के पेड़ पे चढ़ने की जरूरत नहीं है और अब हटो मेरे रास्ते से। खुद को तो लड़ने के अलावा और कोई काम होगा नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत काम है। प्रिया का गुस्सा उसकी बातें सुन के आउट ऑफ कंट्रोल और जाता है और वो उसके अगल बगल से पीछे देखने लगती है जैसे किसी को ढूंढ रही हो। विराज उसकी हरकतें देख के बोलता है, अनारकली, तुम पागल वागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारे पीछे लगी लड़कियों की लाइन को देख रही थी, कहीं ज्यादा लंबी होगी तो रोड जाम ना कर दे। तो मैं तो बस उनकी थोड़ी हेल्प करने के बारे में सोच रही थी। प्रिया विराज को जवाब देते हुए बोलती है। प्रिया की बात सुन के विराज का गुस्सा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो गुस्से से प्रिया के दोनों बाजुओं को पकड़ के उसे पार्किंग की ओर ले जाता है और फिर उसे दीवार से लगा के खुद उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसके इतना पास होने से प्रिया की बॉडी गर्म हो जाती है। विराज गुस्से से दांत पिसते हुए बोलता है, सुनो अनारकली, अपने ये मुजरा कहीं और जाके करना। मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है और खराब मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में तुम्हारे साथ कुछ कर दूं। और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर होगी कि कल एयरपोर्ट वाला सीन तुम भूल गई होगी। और अगर भूल भी गई हो तो मुझे याद दिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट मैं तो उससे भी आगे बढ़ सकता हूँ।
इतना बोल के विराज प्रिया को वही छोड़ के अपनी फाइल कलेक्ट करके ऑफिस के अंदर चला जाता है। उसके फेस पे एक जंग जीतने वाली स्माइल आ जाती है। वही प्रिया की पूरी बॉडी पसीने से भीग गई थी क्योंकि वो आज तक भी किसी भी लड़के के पास नहीं गई थी। थोड़ी देर में वो खुद को नॉर्मल करके अंदर चली जाती है। प्रिया अंदर जाती है और सबसे पहले सिया से मिलती है। सिया का मुरझाया हुआ चेहरा प्रिया को देखते ही खिल उठता है। वो जल्दी से उठ के उसको गले लगा लेती है। थोड़ी देर के बाद दोनों अलग होती है तो सिया उसे डांटते हुए बोलती है, अगर तू आने वाली थी तो मेरा कॉल क्यों नहीं लिया तूने सुबह? अरे मेरी जान, तुम नाराज क्यों हो रही हो? वो क्या है ना कि घर में कोई भी सामान नहीं था इसलिए मार्केट गई थी। क्योंकि ऑफिस से जाने के बाद तो मुझसे कुछ होता नहीं है इसलिए मैंने हाफ डे ले लिया था। इसलिए प्रिया सिया की बात का जवाब देते हुए बोलती है। प्रिया की बात सुन के सिया कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती है कि सिया उससे आगे आउचती है। अच्छा, दादी की तबीयत कैसी है? प्रिया बोलती है, दादी की तबीयत खराब होती जा रही है, डॉक्टर ने बोला है कि अब वो कुछ दिन की ही मेहमान है। प्रिया की बात सुन के सिया को भी काफी बुरा लगता है, लेकिन वो प्रिया को समझते हुए बोलती है, तू फिक्र मत कर, दादी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। सिया की बात सुन के प्रिया कुछ नहीं बोलती, बस हाँ में अपना सर हिला देती है। थोड़ी बातों के बाद दोनों दोस्त अपने अपने काम में लग जाते हैं। वही अक्षत के केबिन में विराज उसके सामने बैठा हुआ था। दोनों के ही चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। विराज वही छाई हुई खामोशी को तोड़ते हुए बोलता है, अक्षत मैंने तुझे इतनी इम्पोर्टेंट बात बताई है और तू ऐसे चुप बैठा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। विराज की बात सुन के अक्षत एक डेविल स्माइल करता है और बोलता है, रिलैक्स मेरे भाई, मुझे पता था कि मिस्टर खन्ना कुछ न कुछ जरूर करेगा। तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? टेंशन की तो बात ही है, अक्षत विराज बोलता है। अगर इस प्रोजेक्ट के सारे इन्वेस्टर्स को उन्होंने अपने साइड कर लूटा तो हम कितना नुकसान होगा तुम समझ रहे हो ना? अक्षत अपनी चेयर से खड़ा होता है और अपने केबिन की विंडो के पास जाके खड़ा हो जाता है और बाहर देखते हुए बोलता है, एमआर खन्ना को जो करना है वो एक बार कर लेने दो ना। एक बार वो अपने सारे पत्ते खोल दे, उसके बाद हम अपना डाव खेलेंगे। और मुस्कुराने लगता है। अक्षत की स्माइल देख के विराज को भी समझ आ जाता है कि जरूर उसने कोई ना कोई प्लान बना रखा है, इसलिए वो भी शांत हो जाता है। विराज उसके केबिन से जाने लगता है कि अक्षत उसे रोकते हुए बोलता है, खन्ना पे नजर रखना और उसकी बेटी पे भी। और हाँ, सिया की सिक्योरिटी बढ़ा दो, उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। वैसे वेलकम टू द कैटेगरी। मतलब कौन सी कैटेगरी? विराज अक्षत की बात को ना समझते हुए बोलता है। फर्स्ट किस मुबारक हो मेरी जान, वैसे लड़की अच्छी है। अक्षत विराज को बोलता है। अक्षत की बात सुन के विराज झेप जाता है, तुझे सब कैसे पता चल जाता है? और वैसे भी वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और कुछ नहीं। और रही बात उस लड़की की अच्छी, तो वो बिल्कुल भी नहीं है, एकदम जंगली बिल्ली है, जब देखो तब काटने को दौड़ती रहती है। और इतना बोल के विराज वहां से अपने केबिन में चला जाता है और अक्षत अपने काम में लग जाता है। विराज अपने केबिन में आता है और अपनी चेयर पे बैठ के अपने बालों में हाथ फेरता हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और कुछ सोचने लगता है। कल नासिक से आते वक्त एयरपोर्ट पे एक लड़की यानी कि प्रिया, वो भागते हुए एयरपोर्ट के अंदर जा रही थी कि उसका पैर स्लिप हुआ और वो सामने जा रहे विराज से टकरा जाती है। विराज इस झटके के लिए तैयार नहीं था कि वो प्रिया का वेट संभाल नहीं पाता और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने की स्टेज कुछ ऐसी थी कि प्रिया के होठ विराज के होठों से टच हो जाते हैं। वो दोनों ही वही जम जाते हैं क्योंकि दोनों की ही लाइफ की पहली किस थी। कुछ सेकंड के बाद वो दोनों आसपास के लोगों की नजरों की तपिश से होश में आते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग होते ही विराज प्रिया को अपनी खजाने वाली नजरों से घूरने लगता है। वही प्रिया को इस बात बहुत शर्म आ रही थी, वो विराज की तरफ देख ही नहीं रही थी। विराज को प्रिया के ऐसे इग्नोर करने से और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है, ओह हेलो मिस अनारकली, करने से पहले तो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तो अब क्यों आ रही है?
खुद के लिए अनारकली सुन के प्रिया ए को भी गुस्सा आने लगता है और वो बोलती है, ओह सड़े हुए टमाटर, बदबूदार गेंडे, कोई शौक नहीं है मुझे तुमसे चिपकने का, और जो भी हुआ वो गलती से हुआ था तो उसके इसलिए आई एम रियली सॉरी। और प्रिया जोर जोर से रोने का नाटक करते हुए बोलती है, एक तो तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली जो मैंने अपनी सुहागरात के लिए बचा के रखी थी, और ऊपर से मुझे तेवर दिखा रहे हो। विराज उसके पल पल बदलते रंगों से परेशान हो जाता है कि तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट होती है और वो दोनों अंदर की तरफ दौड़ लगा देते हैं। विराज अपने ख्यालों से बाहर आता है और ओह मुस्कुराते हुए बोलता है, वैसे अनारकली इतनी भी बुरी नहीं है, पता तो लगाना ही पड़ेगा जिसने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। अब मेरा भी तो कुछ फराज बनता ही है। और इतना बोल के वो अपने लैपटॉप में कुछ करने लग जाता है, क्योंकि उसने प्रिया के गले में ऑफिस का आई कार्ड देख लिया था। थोड़ी देर सर्च करने के बाद उसे उसकी मंजिल मिल जाती है और वो प्रिया की सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद वो अपनी चेयर से टिक के बैठ जाता है और बोलता है, भाभी की दोस्त है, अगर भाभी की देवरानी बन जाए तो कोई बुराई नहीं है। इतना बोल के वो एक डेविल स्माइल करती है। वही प्रिया इन सब से बेखबर अपने मन में विराज को 1000 गालियां दिए जा रही थी। विराज को प्रिया की सारी डिटेल्स मिल चुकी थी और जो डिटेल्स ऑफिस रिकॉर्ड्स में नहीं थी वो उसने पता लगा ली थी। प्रिया की फैमिली में सिर्फ 4 लोग ही थे, उसकी दादी, उसके मम्मी पापा और वो खुद। उसके पापा की तबीयत खराब थी इसलिए प्रिया ही उनके घर में इकलौती कमाने वाली थी। प्रिया की फैमिली भी दिल्ली में ही रहती थी, लेकिन उसके पापा की तबीयत खराब होने पर उसकी फैमिली अपने होमटाउन नासिक चली गई थी, लेकिन प्रिया अपनी जॉब की वजह से नहीं जा पाई थी। विराज अपने केबिन में बैठ के प्रिया की फोटो देख के मुस्कुराए जा रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है और वो कॉलर आईडी देख के कॉल अटेंड कर लेता है। विराज सामने वाले से थोड़ी बात करता है और थोड़ी देर के बाद कॉल कट कर देता है। कॉल कट करने के बाद उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी ओर समीरा एक होटल में बिना कपड़ों के एक आदमी के साथ लेटी हुई थी और बोले जा रही थी, बेबी प्लीज धीरे करो ना, मुझे पेन हो रहा है। उसकी बात सुन के वो आदमी मुस्कुराते हुए उसे बोला, सॉरी बच्चा, लेकिन वो क्या है ना कि मैं तुम्हें देख के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। उस आदमी की बात सुन के समीरा बोलती है, आर्यन तुम कल रात से मुझे परेशान कर रहे हो। देखो तुमने मेरा क्या हाल कर दिया है, अब और नहीं मैं तुम्हें और नहीं झेल पाऊंगी, और वैसे भी अगर किसी को भी हमारे साथ होने के बारे में पता चल गया तो हमारे पूरे प्लान पे पानी फिर जाएगा। समीरा की बात सुन के वो इंसान यानी कि आर्यन बोला, डोंट वरी बेबी, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, और हमारा जो प्लान है उस अक्षत सिंघानिया को बर्बाद करने का वो तो सक्सेसफुल होके ही रहेगा। बस एक बार तुम्हारी शादी उस अक्षत से हो जाए तो उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी और वो होगा सड़क पे। फिर समीरा की तरफ देख के वो एक डेविल स्माइल के साथ बोला, लेकिन तब तक तुम एंजॉय करो, और इतना बोल के फिर एक बार आर्यन समीरा के अंदर समा गया। उस होटल रूम में समीरा की सिसकियां गूंजने लगती है। वही मिस्टर खन्ना कब से अपनी बेटी को कॉल ट्राई कर रहे थे, लेकिन समीरा का फोन साइलेंट होने के कारण उसे पता ही नहीं चला और वो कॉल अटेंड नहीं करती। वही मिस्टर खन्ना को लगा कि शायद उनकी बेटी को अक्षत की कल की बातों का बुरा लगा है और वो उस वक्त अपने दोस्तों के साथ होगी तो उन्हें भी अपनी बेटी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब मिस्टर खन्ना को कौन समझाए कि उनकी बेटी ने तो अक्षत की बातों को कुछ ज्यादा ही दिल पे ले लिया और वो कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रही है। यह तक कि वो तो उनका प्रमोशन करने की तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी ओर अक्षत के ऑफिस में लंच ब्रेक में अक्षत सिया के पास अपने केबिन में आने के लिए मैसेज करता है। मैसेज देख के प्रिया को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। प्रिया को क्या बोले कि वो उसी साथ की लंच नहीं करना चाहती, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके एक फाइल उठा लेती है और उसे लेकर जाने लगती है। लेकिन प्रिया का ध्यान तो विराज की ओर था, तो उसे तो पता ही नहीं लगता कि कब सिया वहां से निकल गई। वह सिया को लगा कि प्रिया को शायद अपनी दादी की फिक्र हो रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन हमारी भूली सिया को कौन समझाए कि उसकी प्यारी दोस्त तो किसी का कीमा बनाए जा रही है। अपने ख्यालों में सिया अक्षत के केबिन में चली जाती है।
उसके केबिन में जाती ही अक्षत सिया को देख के बोला, बीवी मुझे बहुत भूख लगी है और तुमने लेट आके मेरी भूख और बढ़ा दी है। सिया को लगा कि अक्षत को शायद सच में ही भूख लगी है, तो वो जल्दी से खाना सर्व करने को आगे बढ़ती है कि उसे से पहले ही अक्षत उसकी कमर पकड़ के उसे दीवार से लगा देता है और उसे किस करने लगता है। सिया की आंखें तो अक्षत की हरकत से बाहर आने को हो गई थी, लेकिन वो बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। उसे पता था कि उसका ये जालिम पति जब तक अपनी मनमानी नहीं कर लेगा तब तक उसे छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो भी वह चुपचाप खड़ी रहती है और अक्षत के रुकने का वेट करने लगती है। थोड़ी देर के बाद जब अक्षत का मन भर जाता है तो वो सिया से अलग हो जाता है, लेकिन उससे दूर नहीं होता। वो वैसे ही खड़े सिया से बहुत ही सेडक्टिव वॉइस में बोला, बीवी तुम मुझे रिस्पॉन्स करना कब शुरू करोगी? सिया ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही अपनी नजरें झुकाए खड़ी रही। अक्षत ने भी उसे अब ज्यादा परेशान नहीं किया और वो अपनी कुर्सी पर बैठकर बोला, कोई बात नहीं बीवी, मैं उस दिन का वेट करूंगा। अब जल्दी से खाना सर्व करो, मेरी तो जान सुखी जा रही है भूख से और तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। इतना बोल के वो हल्का स्माइल करने लगा। वही उसकी बात सुन के सिया उसे आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है, जैसे बोल रही हो, मैंने कब टाइम वेस्ट किया? जो किया इसने किया और नाम मेरा लगा दिया। सिया अक्षत को घूर के देखती और फिर खाना सर्व करने लगती है। अक्षत उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देख के जोर जोर से हंसने लगता है। पहले तो सिया उसकी हंसी देख के चीर जाती है, लेकिन फिर वो भी हंसने लगती है। उसके बाद दोनों मिलके अपना लंच करते हैं और फिर सिया लंच ब्रेक खत्म होने से पहले ही वापस चली जाती है, क्योंकि इस वक्त सब कैंटीन में थे। कुछ देर के बाद लंच ब्रेक ओवर होता है और सब लोग वापस अपने काम में लग जाते हैं। वही हमारी प्रिया जी विराज को कोसने में इतना बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब लंच ब्रेक शुरू हुआ और कब खत्म। और उसने इस चक्कर में खाना भी नहीं खाया और भूख की वजह से और उसका गुस्सा बढ़ जाता है। शाम को अक्षत अपने केबिन में बैठ के काम कर रहा होता है कि उसके केबिन का डोर ओपन होता है और विराज अंदर आता है। विराज आते ही अक्षत के सामने एक एनवेलप रख देता है और उसे खोलने का इशारा करता है। अक्षत उसको खोल के देखता है और उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो विराज की ओर अपनी नजरें उठा के देखता है और कहता है, और कुछ? उसकी बात सुन के विराज अपना सर हिला देता है। अक्षत की भौवें न जाने क्यों आपस में जुड़ जाती है और वो विराज को देखते हुए बोला, विराज काफी दिनों से कुछ इंटरेस्टिंग नहीं किया। रोज रोज इन फाइलों की शकल देख के बोर हो गया हूं। चल थोड़ा चिल करके आते हैं। उसकी बात सुन के विराज के चेहरे पे भी एक डेविल स्माइल आ जाती है। विराज आगे बोला, हाँ भाई मैं भी बोर हो रहा हूँ चल। उसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में अक्षत सिया को कॉल करके बोल देता है कि वो घर चली जाए, उसे आने में लेट हो जाएगा, कुछ जरूरी काम आ गया है। ड्राइवर उसका पार्किंग में ही वेट करेगा। सिया भी कुछ नहीं बोलती और ऑफिस हॉर्स खत्म होने के बाद वो भी अक्षत की भेजी हुई कार से घर चली जाती है। वही अक्षत और विराज आज अकेले ही कहीं गए थे। वो अपने साथ बॉडीगार्ड को भी नहीं लेके जाते। उन दोनों की ही स्पोर्ट्स कार सड़क पे धूल उड़ती हुई चली जा रही थी। कुछ देर में उनकी कार एक फार्म हाउस के बाहर रुकती है, लेकिन फार्म हाउस का गेट बंद होने के कारण वो अंदर नहीं जा पाते। गेट पे खड़ा गार्ड उन दोनों को नहीं जानता था तो वो गेट नहीं खोलता। वही गार्ड को देख के उन दोनों का ही माथा ठनक जाता है। अक्षत गुस्से से अपने माथे पे उंगली फिरते हुए बोला, ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। वो गुस्से से अपनी कार की स्पीड बढ़ा देता है और सीधा उस गेट को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है और उसके साथ ही विराज भी। विराज अंदर जाते हुए उस गार्ड को एक आंख मारते हुए बोला, डेविल इज बैक। बाहर गेट के टूटने की आवाज सुन के सारे गार्ड्स बाहर आके देखने लगते हैं। वही अक्षत और विराज को कार से निकलते देख उन सब के ही पसीने छूट जाते हैं। अक्षत और विराज पूरे स्वैग के साथ अपनी अपनी कार से बाहर आते हैं और उन गार्ड्स के बीच से ही होते हुए अंदर चले जाते हैं। वही उन सभी गार्ड्स में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि से अपने सामने जा रहे उन दो इंसानों को रोक सके।
उनके अंदर जाते ही सारे गार्ड्स एक चैन के सांस लेते हैं। तभी एक गार्ड दूसरे से बोला, भाई ये दोनों जल्लाद यहाँ क्या करने आए हैं? पिछली बार आए थे तो पूरे इलाके को उड़ा दिया था, पता नहीं आज क्या करेंगे। उस गार्ड की बात सुन के बाकी सब की पेंट ही गीली हो जाती है। फार्म हाउस मिस्टर खन्ना का था और वो यह बैठे अपनी बेटी की शादी अक्षत से कैसे कराए इसकी प्लानिंग कर रहे थे। उनको देख के अक्षत अंदर आते हुए बोला, हम कुछ दिन के लिए शरीफ क्या हुए, आपने तो हमारी जान को दत्म करने की सुपारी तक दे डाली। आपने क्या समझा मिस्टर खन्ना, आप मेरे पीठ पीछे कुछ भी करेंगे और मुझे पता नहीं चलेगा। पर आप गलत निकले मिस्टर खन्ना, मुझे अपने दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की फिक्र होती है। इतना बोल के वो सीधा जाके हाल में लगा एक सोफे पे किंग की तरह अपने एक पैर पे दूसरे को रख के बैठ जाता है। वही उसको वहां देख के मिस्टर खन्ना के भी पसीने छूट जाते हैं। उनकी तो डर से हालत खराब हो रही थी कि इतनी जल्दी अक्षत को पता कैसे चल गया। अभी तो उनके आदमी ये भी पता नहीं लगा पाए कि अक्षत की गर्लफ्रेंड है कौन। वही अक्षत को ये भी पता चल गया कि उन्होंने उसकी जान को खत्म करने का ऑर्डर दिया है। लेकिन फिर भी वो खुद को डिफेंड करने के इरादे से अपने डर को बाहर नहीं आने देते और खुद को नॉर्मल रखते हुए ही बोलते हैं, ये तुम क्या बोल रहे हो अक्षत? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। वही अक्षत का पारा जो पहले से ही हाई था वो मिस्टर खन्ना की नौटंकी देख के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो गुस्से से अपनी गन निकल के उसको लोड करता है और मिस्टर खन्ना के मुंह में डाल देता है और अपना एक पैर उनके बगल में रख के और अपने दूसरे हाथ को उनके ऊपर की ओर सोफे पे रख के बोला, अगर उसे खरोच भी आई ना तो मैं तुम्हारी पूरी लंका में आग लगा दूंगा। अक्षत की बात सुन के मिस्टर खन्ना की हालत खराब हो जाती है और थोड़ी देर में उनको अपने नीचे कुछ गीला गीला महसूस होता है। उनकी हालत देख के अक्षत अपनी गन को बाहर निकाल लेता है और फिर बाहर जाते हुए बोला, अगली बार समझाने नहीं, साफ करने आऊंगा। और उसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद एमआर खन्ना एक चैन की सांस लेते हैं, लेकिन गुस्से से अपने सामने रखी सारी चीजों को उठा के फेंक देता है और गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा अक्षत सिंघानिया। वही अक्षत और विराज के जाने के बाद सारे गार्ड्स एक चैन की सांस लेते हैं। वही बाकी गार्ड जो पेड़ों के पीछे छुप गए थे वो भी बाहर आ जाते हैं। वही अक्षत और विराज को घर आने में काफी लेट हो गया था। तब तक घर के सब लोग सो चुके थे। अक्षत अपने रूम में जाता है और देखता है कि सिया उसका वेट करते करते ही बुक पढ़ते हुए सोफे पे ही सो गई थी। अक्षत सिया के पास जाता है और उसके हाथों से बुक लेके रख देता है कि तभी उसकी नज़र एक नोट पे जाती है। अक्षत नोट उठा के पढ़ता है तो उसमें लिखा था, अगर मैं सो जाऊं तो प्लीज तुम खाना खा के ही सोना। सिया की फिक्र देख के अक्षत के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो सिया को अपनी गोद में उठा के बेड पे सुला देता है और फिर खुद फ्रेश होके और सिया के खाना खाने वाले ऑर्डर्स पूरा करके खुद भी रूम में आके उसके पास लेट जाता है और उसकी कमर पकड़ के उसे खुद से चिपका लेता है और उसके होठों पे एक हल्की सी किस करके वो भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अक्षत की नींद खुलती है और वो अपने साइड में हाथ फेर के देखता है तो सिया वहां पर नहीं थी। वो एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर लेता है। अब की बार उसकी नींद चूड़ियों की आवाज से खुलती है और उसके फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के देखता है तो उसकी प्यारी रूम में इधर उधर घूमते हुए टॉवेल से अपने गीले बालों को सुखा रही थी। सिया ने आज एक ब्लैक कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था जिसका बैक काफी डीप था। वो अपने बालों को कंधे से एक तरफ करके उन्हें टॉवेल से पोंछ रही थी। उसका ध्यान अभी अक्षत की तरफ नहीं गया था। उसकी बैक अक्षत की ओर थी, इसलिए उसे अक्षत के उठने का पता ही नहीं चला। वही अक्षत की सांसें ही उसके गले में अटकी हुई थी अपनी बीवी की हॉटनेस को देख के। उसका गला सूखने लगता है। वो काफी देर तक खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे और नहीं होता तो वो एकदम से खड़ा होता है और सिया के हाथ को पकड़ खुद पे खींच लेता है। सिया उसके ऊपर जाके गिरती है। उसकी तो हार्ट बीट अक्षत के खींचने से रोलर कोस्टर बन गई थी।
वो अपनी आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वो थोड़ा नॉर्मल होके धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने सामने अक्षत का मुस्कुराता हुए चेहरा दिखाई देता है। सिया उसकी नजरों की तपिश को सहन नहीं कर पाती और अपनी नजरें झुका लेती है। वो अक्षत के ऊपर से उठने की कोशिश करती है, लेकिन अक्षत फिर उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपने ऊपर खींच लेता है और अपनी उंगलियों से उसके चेहरे पे आए हुए बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, सुबह तो रोज होती है, सूरज भी रोज निकलता है, लेकिन आज तो दिन में ही चांद निकल आया है। उसकी बातें सुन के सिया के गाल लाल होने लगते हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हुए बोली, प्लीज मुझे जाने दो। उसकी बात सुन के अक्षत मुस्कुराते हुए बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, और उसे पलट के अपने नीचे कर लेता है। सिया की आंखें उसकी हरकतों से बड़ी बड़ी हो जाती है। वही अक्षत को उसको परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा होता है। वो धीरे धीरे सिया के चेहरे पे झुकने लगता है। उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पे महसूस होते ही सिया की झुकी हुई आंखें बंद हो जाती है और उसकी पकड़ बेडशीट पे कस जाती है। उसका यूं शर्माना देख के अक्षत खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। ऊपर से उसके गुलाबी हिलते होठ उसे खुद का कंट्रोल छोड़ने को मजबूर कर रहे थे। अब उससे और कंट्रोल नहीं होता और वो अपने होठों को सिया के होठों से जोड़ देता है और उसे पैशन के साथ किस करने लगता है। अक्षत काफी सॉफ्टली सिया को किस कर रहा था, जैसे वो अपना सारा प्यार इस किस से दिखाना चाहता हो। वो काफी देर तक सिया को किस करता रहता है। जब सिया की सांसें उखड़ने लगती है तो वो उसके होठों को छोड़ के उसकी गर्दन पे किस करने लगता है। अक्षत धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। वही उसके हर एक मूव से सिया की पकड़ बेडशीट पे और कसती जाती है। अक्षत जब सिया की हालत देखता है तो खुद को कंट्रोल करके एकदम से उसके ऊपर से उठ जाता है और बोला, बीवी जल्दी से भाग जाओ, नहीं तो इससे ऊपर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सिया उसकी बात सुनते ही जल्दी से बेड से उठती है और रूम से बाहर भाग जाती है। वही उसके जाने के बाद अक्षत बाथरूम में जाके शावर के नीचे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी काफी गर्म हो गई थी। शावर से गिरता हुआ पानी भी उसके अंदर की गर्मी को खत्म नहीं कर पा रहा था। वो काफी देर तक खुद को कंट्रोल करता रहता है और उसके बाद रेडी होके नाश्ते के लिए चला जाता है। वही सिया उसके डाइनिंग टेबल पे आने के बाद भी उसकी ओर नहीं देखती। उसके चेहरे पे अभी भी लालिमा छाई हुई थी। वही सिया पे अपने छूने का इतना असर देख के अक्षत खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। वही उसकी स्माइल देख बाकी सबका खाना सदमे से उनके गले में ही अटक जाता है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोलता। सब उसकी स्माइल देख के बहुत खुश थे। थोड़ी देर में सबका नाश्ता हो जाता है और सब अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अक्षत और सिया ऑफिस पहुंचते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। वही विराज अपनी कार से ऑफिस आया था। वो जैसे ही अपनी कार पार्क करके बाहर निकलने लगता है कि कोई पीछे से उसकी कार को टक्कर मार देता है। टक्कर का पता चलते ही विराज की भौहें आपस में जुड़ जाती है, क्योंकि ये उसकी फेवरेट कार थी। वो जल्दी से बाहर आके देखता है तो एक लड़की अपनी स्कूटी को खड़ा करने की कोशिश कर रही थी। टक्कर लगने से स्कूटी गिर चुकी थी। उस लड़की का चेहरा विराज की ओर नहीं था, इस वजह से वो उसे देख नहीं पाता। वो गुस्से से दांत पिसते हुए बोला, हेलो एक्सक्यूज मी, जब चलाना नहीं आता तो क्यों स्कूटी लेके निकली थी आप? अब मेरी गाड़ी का जो नुकसान हुआ है उसके लिए कौन पे करेगा? विराज की बात सुन के वो लड़की जैसे ही पलटती है तो दोनों के ही मुंह से एक ही बात निकलती है, तुम? जी हाँ, ये और कोई नहीं, हमारी प्रिया जी ही है, जिनकी स्कूटी के ब्रेक थोड़े खराब है। उनकी जवाब की तरह जहां लगना होता है वहां तो लगते नहीं, और जहां नहीं लगना होता है वहां तो इनको यूज करने की भी जरूरत नहीं होती। प्रिया को देख के विराज के दिल में गिटार बजने लगता है, लेकिन वो खुद को गुस्से में दिखाते हुए बोला, ओह अनारकली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी को टक्कर मारने की? तुम्हारे दिमाग की तरह तुम्हारी इस खटारा स्कूटी के तार भी ढीले हैं क्या? विराज की शकल देख के प्रिया का बीपी हाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही बची कुची कसर उसकी बातों ने पूरी कर दी। वो भी विराज के ऊपर चढ़ते हुए बोली, तुम सड़े हुए टमाटर,
बदबूदार गैंडे, भुंडी सी शकल के कबाड़े, जली हुई कढ़ाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चमेली को खटारा बोलने की। प्रिया के किए हुए नामकरण को सुन के विराज का पारा अभी सच्ची वाला हाई हो जाता है और वो प्रिया पे बिफरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कबाड़ी बोलने की। मैं बॉस का असिस्टेंट हूँ और तुमने मुझे कबाड़ी बोला। अपनी शकल देखी है तुमने कभी? मेंढक भी तुम्हें देख के सुसाइड कर ले, चमगादड़ भी देख के डर के भाग जाए, मेकअप प्रोडक्ट्स भी तुम्हारे इस फूले हुए उबले हुए आलू जैसे चेहरे पे लगने से पहले एफिल टावर से कूद जाए। विराज की बातें सुन के प्रिया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो उसकी बातों पे पूर्ण विराम लगाते हुए बोली, सड़े हुए गटर जैसी शकल ले रखी है तुमने कि ढक्कन खोलते ही आसपास के लोगों का जीना हराम हो जाए, बिना कुछ करे ही वो यमराज को प्यारे हो जाए। बॉस के ड्राइवर होके खुद को क्वीन विक्टोरिया समझने लग गए। ड्राइवर हो ड्राइवर की तरह ही रहो, चुपचाप जाके बॉस की गाड़ी साफ करो। उसकी बातें सुन के विराज कुछ बोलने को होता है कि तभी उसका फोन रिंग करता है। वो कॉल अटेंड करता है तो सामने से अक्षत बोला, अभी के अभी मेरे केबिन में आओ, और कॉल कट कर देता है। उसके बाद विराज प्रिया को उंगली दिखाते हुए बोला, अनारकली अगर तुमसे मुजरा ना करवाया ना तो मेरा नाम भी विराज सिंघानिया नहीं। और इतना बोल के वो अंदर की तरफ भाग जाता है। वही प्रिया को लगता है कि विराज अब भी उसे डराने के लिए झूठ बोल रहा है, तो वो उसके नाम को सुन के भी उसको इग्नोर कर देती है और अंदर की ओर बढ़ जाती है। वही विराज अक्षत के केबिन में पहुंचता है तो अक्षत उसे से पूछता है, अभी तक न्यूज़ पब्लिश क्यों नहीं हुई? वो मैं तुम्हारे ऑर्डर का वेट कर रहा था, विराज अक्षत को जवाब देते हुए बोला। अक्षत बोला, कर दो पब्लिश, धमाका करो, कल की रूखी सूखी धमकी शायद उनको समझ नहीं आई। उसकी बात सुन के विराज अपना फोन निकलता है और किसी को कॉल करके बोला, पब्लिश कर दो न्यूज़। और फिर कॉल कट करके अक्षत के केबिन में लगे टीवी को ऑन करता है तो उसमें दिखाया जा रहा था कि खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज दिवालिया हो चुकी है, उनके सिंघानिया अंपायर ने खरीद लिया है। एमआर खन्ना की सारी प्रॉपर्टी नीलम की जाएगी क्योंकि उन पे बैंक का काफी सारा कर्जा है। मिस्टर प्रेम खन्ना बने करोड़पति से रोड़पति। किसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि रातों रात ये क्या हो गया। वही मिस्टर खन्ना जब ये न्यूज़ देखते हैं तो उनके तो पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। वो गुस्से से सारा सामान उठा के फेंक देते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कल तक उनकी जो कंपनी टॉप 10 में थी वो अब बिक भी चुकी है। वो सड़क पे आ चुके हैं। वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो गुस्से से चिखते हुए बोले, ये तुमने ठीक नहीं किया अक्षत। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा मैं तुम्हें। वही इन सब से बेखबर समीरा आर्यन के साथ बिजी थी। वो 2 दिन से उसके साथ उसी होटल में थी। वो ना ही रूम से बाहर निकली थी। एमआर खन्ना को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब अक्षत ने किया कैसे। तभी उसका असिस्टेंट भागते हुए अंदर आता है और बोला, सर हमारे सारे शेयर होल्डर को अक्षत सिंघानिया ने 10 टाइम्स प्रॉफिट का ऑफर देके अपनी साइड कर लिया और फिर कंपनी के शेयर गिरा के उसे खरीद लिया। वही अक्षत और विराज मिस्टर खन्ना के केबिन का सारा नजारा देख के मुस्कुराए जा रहे थे, क्योंकि वो असिस्टेंट अक्षत का दोस्त था और उसके कहने पे ही वो वहां काम कर रहा था। अभी उसने अपने कपड़े में एक कैमरा और माइक्रोफोन फिट कर रखा था जिससे अक्षत और विराज वो सारा नजारा देख पा रहे थे। अक्षत अपनी चेयर से उठ के ग्लास विंडो के पास जाके खड़ा हो जाता है और बाहर का नजारा देखने लगता है और सोचने लगता है कि जब उसे पता चला था कि मिस्टर खन्ना ने अपने आदमियों को अक्षत की गर्लफ्रेंड को ढूंढ के मारने के ऑर्डर्स दिए था तभी उसने उन्हें बर्बाद करने को सोच लिया था। विराज उसके कंधे पे हाथ रख के पूछने लगा, आगे का क्या प्लान है? अक्षत ने जवाब दिया, अभी कुछ नहीं, उनके अगले कदम का वेट करते हैं। वैसे तूने कबाड़ का काम कब से शुरू कर दिया? अक्षत हंसते हुए बोला। तो विराज का मुंह बन जाता है और वो उसे एक पंच मारते हुए बोला, क्या यार तू भी एक वो बवाल कम है जो तू भी शुरू हो गया। पता नहीं मैं कैसे उसको संभालूंगा।
खुद को तो सिया मिल गई जो अपने नाम की तरह ही शांत है। पता नहीं भगवान को मुझसे ही क्या दुश्मनी थी कि ये भूकंप मेरी कुंडली में डाल दिया। सिया का नाम सुन के अक्षत के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो विराज को अपने केबिन से बाहर भगा देता है। अक्षत और विराज अक्षत के केबिन में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि अक्षत विराज को प्रिया का नाम लेके परेशान करने लगता है, तो बदले में विराज भी उसके सामने सिया का नाम लेता है। सिया का नाम सुनते ही अक्षत के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो विराज को अपने केबिन से बाहर भगा देता है और खुद अपनी चेयर पे बैठ के जो भी सुबह सिया और उसके बीच में हुआ था वो सोचने लगता है। वो मंद मंद मुस्कुराए जा रहा था कि तभी उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आता है और वो अपना फोन उठा के किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। उसके बाद एक एमएसजी ड्रॉप करता है और अपना फोन रख के जल्दी जल्दी काम करने लग जाता है। वही सिया को आज बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि अक्षत के उस ऑफिस में आने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया था कि उसने सिया को परेशान ना किया हो, और आज उसने एक बार भी उसे याद नहीं किया था। सिया को रह रह के उसकी याद कर रही थी। एक पल को तो वो अपना फोन उठा के उसको कॉल करने की सोचती है, पर फिर ये सोच के रही जाती है कि पता नहीं वो उसके बारे में क्या सोचेगा। ये सोच के वो रुक जाती है और उसे कॉल नहीं करती। वही उसकी ये बेचैनी देख के अक्षत को बड़ा मजा आ रहा था। वो उसे अपने लैपटॉप में देख के मुस्कुराए जा रहा था। वो खुद से ही बातें किए जा रहा था। अच्छा, तो बीवी को मेरी याद आ रही है। अगर आ रही है तो फिर कर लो ना एक कॉल, ऐसा भी क्या शर्माना। तुम्हारा ही पति है, कोई और नहीं है। पर आज मैं भी तुम्हें बिल्कुल भी कॉल नहीं करूंगा। तुम थोड़ा और तड़पो, मुझे भी तो कितना परेशान करती हो। जब भी पास आना होता है तो मैं ही आता हूँ, आज तुम खुद पहल करो। वैसे आज के सरप्राइज के लिए रेडी रहना बीवी। वही सिया अपना फोन उठाती उसको चेक करती कि कहीं अक्षत का कोई कॉल या एमएसजी तो नहीं आया और उसे पता ना चला हो। वो गुस्से में फोन को उठा के साइड में रख देती है और अपना काम करने लगती, लेकिन 2 मिनट भी चैन से काम नहीं कर पाती और फिर अपना फोन उठा के उसको चेक करती। अक्षत का नंबर निकल के उसको कुछ एमएसजी टाइप करती और फिर उसको काट कर देती। फिर गुस्से से खुद से ही बुदबुदाते हुए बोली, जब इसको ही मेरी कोई फिक्र नहीं है तो मैं क्यों इसको याद करूं। वैम्पायर पूरा दिन मेरा खून पीता रहता है, पता है मेरे अंदर ब्लड की शॉर्टेज है, लेकिन इसको तो मेरा खून चूसना ही है। अक्षत उसकी बातें सुन के उसके चेहरे के क्यूट एक्सप्रेशन को देख के हंसे जा रहा था। वही दूसरी ओर समीरा अपने बॉयफ्रेंड आर्यन के साथ बिजी थी। वो दोनों अपने में ही लगे हुए थे कि आर्यन का फोन रिंग करता है। वो गुस्से से अपना फोन उठा के देखता है तो उसका असिस्टेंट उसे कॉल कर रहा था। वो गुस्से से उसका फोन उठा के बोला, अगर कोई काम की बात नहीं हुई ना तो खुद को शूट कर लेना। उसकी आवाज सुन के उसका असिस्टेंट डरते हुए बोला, सर एक बार न्यूज़ देखिए। असिस्टेंट की बात सुन के आर्यन फोन को रख के अपने बेड से उतरता है और अपनी बॉडी पे एक टॉवल लपेट के रूम में लगे टीवी को ऑन करता है और न्यूज़ देखने लगता है। न्यूज़ देख के उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वही समीरा को तो मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। वो जल्दी से बेड से उठती हुए अपने कपड़े पहनती है और बाहर की तरफ भाग जाती है। आर्यन उसे कुछ नहीं कहता और अपने असिस्टेंट को कॉल करके पूछता है कि एक ही रात में ये सब कैसे हो गया। असिस्टेंट उसे बोला कि सर ये तो अभी किसी को भी नहीं पता कि इन सब के पीछे की असली वजह है। क्या सबको उतना ही पता है जितना न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। असिस्टेंट की बात सुन के आर्यन गुस्से से अपने फोन को पटक देता है और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोला, अक्षत सिंघानिया मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरे पूरे प्लान पे पानी फेर दिया। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समीरा थोड़ी देर में अपने डैड के ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड यह नहीं है, क्योंकि उसके डैड वहां पर थे ही नहीं। समीरा अपने डैड को कॉल करती है और उसके डैड भी अपनी बेटी का कॉल देख के फोन उठा लेते हैं और उसे अपना एड्रेस दे देते हैं। समीरा वहां से निकल के अपने डैड के पास पहुंच जाती है। उसके डैड अपने फार्म हाउस पे थे।
समीरा अंदर जाती है और अपने डैड की हालत देख के उसकी भी आंखें हल्की नम हो जाती है, क्योंकि उसके डैड फर्श पे गिरे हुए थे और उनके चारों ओर शराब की बोतलें बिखरी पड़ी थी। वो शराब के नशे में धुत आधी बेहोशी में जा चुके थे। समीरा उनके पास जाती है और उन्हें उठाते हुए सोफे पे बैठा देती है और फिर उनके चेहरे पे पानी मार के उन्हें होश में लाने की कोशिश करती है। उसके डैड थोड़ा होश में आते हैं और सामने अपनी बेटी को देख के उसे गले से लगा के रोने लगते हैं और बोलते हैं, उसने सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अपने डैड की बात सुन के समीरा उनसे पूछती है, ये सब किसने किया है और क्यों? उसके डैड खुद को थोड़ा ठीक करके बोलते हैं, अक्षत सिंघानिया ने। पर डैड, अक्षत ऐसा क्यों करेगा? समीरा बोली। समीरा का सवाल सुन के उसके डैड उसे सारी बात बता देते हैं। एमा खन्ना का सिंघानिया पैलेस जाना, अक्षत का रिजेक्शन, उसकी गर्लफ्रेंड होना, मिस्टर खन्ना का अक्षत की गर्लफ्रेंड का पता लगा के उसको मारने की सुपारी देना, अक्षत का आना और बाकी सब समीरा को बता देते हैं। अपने डैड की बात सुन के समीरा को आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो गुस्से से अपनी मुठिया बीच लेती है और बोली, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी अक्षत, जैसे तुमने हमें बर्बाद किया है वैसे ही। आज हम रो रहे हैं, कल तुम भी रोवोगे। इतना बोल के समीरा अपने डैड को संभालने लगती है। उन्हें उनके रूम में ले जाती है और बेड पे सुला देती है। उसके बाद रूम से बाहर आके आर्यन को कॉल करती है और कुछ देर उससे बात करके अपना फोन रख देती है। आज लंच टाइम पे भी अक्षत सिया को अपने पास नहीं बुलाता, तो सिया का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो गुस्से से लंच भी नहीं करती। शाम को ऑफिस हॉर्स खत्म होने के बाद सिया काफी देर तक ऑफिस में ही रहती है, लेकिन अक्षत उसे तब भी कॉल नहीं करता। सिया गुस्से से लाल हुए जा रही थी। वो अपना सामान उठा के गुस्से से मुंह फुलाए ऑफिस के बाहर जाती है। वो अपने लिए कैब बुक करती है क्योंकि उसे अक्षत की कार दिखाई ही नहीं दी। सिया ऑफिस बिल्डिंग के बाहर आ जाती है कि तभी एक कार आके उसके सामने खड़ी हो जाती है। सिया उस कार को अच्छे से जानती थी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और सड़क पे चलने लगती है। वही कार में बैठा अक्षत खुद से बोला, बेटा अक्षत, तेरी बीवी तो ज्वालामुखी बनी हुई है, जल्दी से उसे मना ले इससे पहले कि ये तेरे ही ऊपर फट जाए। अक्षत कार से बाहर आता है और सिया को अपनी गोद में उठा लेता है और कार में बैठा देता है। सिया उसे गुस्से से मुंह फुला के बोली, क्या कर रहे थे तुम? अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा बीवी, क्योंकि सब लोग जा चुके हैं। सिया अपना मुंह फेर के बैठ जाती है और विंडो से बाहर देखने लगती है। अक्षत गाड़ी को ऑटो ड्राइव मोड में डाल देता है और सिया को खींच के अपनी गोद में बैठा लेता है। अक्षत की हरकत से सिया की आंखें बाहर आने को हो गई थी। अभी तक जो भी गुस्सा उसने अपने अंदर स्टोर करके अपना मुंह फूला रखा था, उसकी तो हवा ही निकल गई थी। सिया थोड़ा डरते हुए अक्षत को बोली, क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। बीवी लोग इतने फ्री नहीं है कि हमारी ओर देखे, उन्हें भी बहुत सारे काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पतियों का फेवरेट काम होता है अपनी बीवी को सताना। अक्षत बोला, वैसे मेरी जान, तुम आज मुझसे नाराज क्यों हो? ये तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? अक्षत की बात सुन के सिया को उसका इग्नोर करना याद आ जाता है और अब उसका सारा डर गुस्से में बदलने लगता है। और वो गुस्से से खुद को अक्षत से छुड़ाते हुए बोली, तुम तो मुझसे बात ही मत करो। बहुत बुरे हो तुम, एकदम शैतान हो। और मुझे हाथ तो बिल्कुल भी नहीं लगाना। अब छोड़ो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अक्षत उसकी बात सुन के मुस्कुराए जा रहा था। थोड़ी देर में सिया थक कर चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि अक्षत जैसे बॉडी बिल्डर के चंगुल से निकलना आसान थोड़ी है। सिया के चुप होते ही अक्षत प्यार से उसके गाल सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और रोज तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगा और रोज तुम्हें सताना थोड़ा थोड़ा बढ़ता ही जाएगा, तो तुम मुझे झेलने की आदत डाल लो। और रही बात नाराजगी, तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं बस तुम्हें थोड़ा परेशान कर रहा था।
वैसे अगर मैंने कॉल या MSG नहीं किया तो तुम भी तो कर सकती थी। सिया बच्चों सा मुंह बना के बोली, पर रोज तो तुम करते हो, इसलिए मैंने नहीं किया। पर तुमने आज कॉल क्यों नहीं किया? मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। अक्षत अपनी एक आईब्रो उठाकर कहने लगा, मैं तो तुम्हें परेशान करने के लिए कर रहा था ये सब। पर तुमने गुस्से से लंच क्यों नहीं किया? आखिर लंच से क्या नाराजगी थी तुम्हारी? सिया दबी आवाज में नाराजगी दिखाते हुए बोली, वो तो मैं तुमसे गुस्सा थी इसलिए नहीं किया। पर तुम्हें कैसे पता कि मैंने लंच नहीं किया? बहुत जासूसी करने लगे हो अपनी बीवी की। अक्षत ने अपनी आंख को विंक करते हुए जवाब दिया, मुझे तुम्हारी हर एक सांस की खबर होती है बीवी, आखिर जान हो आप हमारे। अक्षत की प्यारी बातें सुनकर सिया की आंखों में ना चाहते हुए भी प्यार उमड़ आया, जिसे छिपाते हुए जैसे ही उसने बाहर की तरफ देखा तो वो घर का रास्ता नहीं था, गाड़ी किसी दूसरी तरफ ही जा रही थी। सिया ने अक्षत से हैरान होकर पूछा, ये घर का रास्ता नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं अक्षत? अक्षत ने बिना सिया को देखे ही कहा, हम फार्म हाउस जा रहे हैं। फार्म हाउस का नाम सुनकर सिया कुछ अचरज में पड़ गई। उसने फिर हैरानी के साथ पूछा, लेकिन हम तो घर जा रहे थे न, फिर इस वक्त फार्म हाउस क्यों जा रहे हैं? अक्षत बोला, वो तो तुम्हें वहां जाके ही पता चलेगा, सरप्राइज है बीवी। थोड़ी देर के बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। अक्षत सिया को अपनी गोद में ही उठा के अंदर ले जाता है और सामने का नजारा देख के सिया की आंखें बड़ी हो जाती है। सिया और अक्षत दोनों ही फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। अक्षत सिया को अपनी गोद में उठा के ही अंदर लेके जाता है। अंदर जाते ही सिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि रात हो चुकी थी और रात के अंधेरे में अक्षत का फार्म हाउस बिल्कुल रोशनी से नहाया हुआ फूल लग रहा था, क्योंकि उस फार्म हाउस को एक यूनिक वे में डिजाइन किया गया था, जो बाहर से देखने पे किसी खिले हुए गुलाब के जैसा लगे। अक्षत सिया को गोद से उतर देता है। सिया खुदी से चारों ओर घूम के सब कुछ देखने लगती है। सिया को मुस्कुराता देख अक्षत के फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है। कुछ देर बाहर से ही प्यारे फार्म हाउस को देखने के बाद अक्षत सिया को अंदर लेके जाता है। फार्म हाउस बाहर से दिखने में जितना सुंदर था उतना ही वो अंदर से कहर ढा रहा था। फार्म हाउस के अंदर हर एक चीज वाइट कलर के पत्थरों से डिजाइन की गई थी, जो उसे और भी यूनिक बना रही थी। पूरा फार्म हाउस अंदर से दूध से नहाया हुआ लग रहा था। ऊपर से अंदर लगी हुई लाइट्स उसे और भी हसीन बना रही थी। सिया सब चीजों को छू के देखती रहती है। थोड़ी देर के बाद उसे एहसास होता है कि उसका पति परमेश्वर वहां नहीं है। अक्षत को वहां ना देख के सिया थोड़ा डर जाती है। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है। सिया मैसेज ओपन करके देखती है तो वो अक्षत का मैसेज था। सिया उसे पढ़ती है। उसमें एक रूम का डायरेक्शन था। जैसा जैसा मैसेज में लिखा था सिया वैसा ही करती है और एक रूम में पहुंच जाती है। रूम में जाने पे उसे एक बैग दिखाई देता है। सिया उसको चेक करती है तो उसमें एक वाइट कलर की एक बहुत ही प्यारी नेट की साड़ी थी और साथ ही एक नोट भी। वो नोट भी अक्षत ने ही लिखा था, जिसके वर्ड कुछ इस तरह से थे, मैं अपनी वाइफ को इस साड़ी में देखना चाहता हूँ, अगर उसे कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारा टेरेस पे वेट करूंगा, बीवी जल्दी आना, नहीं तो मैं आ जाऊंगा, क्योंकि मुझसे सब्र नहीं होता। और लास्ट में एक किसिंग इमोजी बना हुआ था। सिया साड़ी ले लेती है और बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो रेडी होके बाहर आती है। उसके गोरे रंग पे वो साड़ी एकदम जहर लग रही थी। उसने कोई भी मेकअप नहीं किया था, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। वो पहली बार वहां आई थी। सिया रेडी होके टेरेस पे जाने का रास्ता ढूंढने लगती है, क्योंकि वो तो पहली बार वहां आई थी। तभी उसके पास एक और मैसेज आता है और वो ओपन करके देखती है। फिर खुद सी ही बोलती है, उसको कैसे पता कि मुझे टेरेस का रास्ता नहीं मिला। फिर अपने दिमाग को झटक के आगे बढ़ जाती है। टेरेस की ओर बढ़ता हर एक कदम सिया की हालत खराब कर रहा था। उसे बहुत घबराहट हो रही थी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए पहुंच जाती है। लेकिन टेरेस पे जाके उसे एक और शॉक मिलता है और उसकी आंखें सदमे से चौड़ी जो जाती है,
क्योंकि पूरे टेरेस को रेड एंड पिंक रोजेस से सजाया गया था। टेरेस के एक तरफ डिनर का अरेंजमेंट था और दूसरी ओर एक बड़े से किंग साइज बेड पे रोजेस पेटल्स बिखरी हुई थी और उसके चारों ओर कर्टन्स लगे हुए थे। सिया के चेहरे पे हल्के पसीने की बूंदें आ गई थी, लेकिन वो फिर भी खुद को नॉर्मल करके आगे बढ़ती है। टेरेस पे अक्षत सिया का वेट कर रहा था। उसने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। व्हाइट शर्ट पैंट में वो भी बिल्कुल जहर लग रहा था, लेकिन वो जैसे ही सिया को देखता है तो मानो उसकी सांसें वही थम सी गई हो, क्योंकि वो बहुत सुंदर लग रही थी। सिया को मेकअप की जरूरत नहीं थी, वो बिना मेकअप ही सबको टक्कर दे देती थी। अक्षत धीरे धीरे सिया के पास आता है और सिया की आंखें शर्म से झुकी जा रही थी, जो अक्षत के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने को काफी थी। अक्षत सिया के पास आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ टेबल के पास लाता है और फिर एक जेंटलमैन की तरह उसके लिए चेयर खींचता है। सिया चुपचाप वहां बैठ जाती है और उसके बाद अक्षत बोला, पहले पेट पूजा कर ले, फिर बाकी बाद में करेंगे, वैसे भी तुमने आज लंच नहीं किया था। अक्षत सिया के लिए और खुद के लिए एक ही प्लेट में खाना निकलता है। सिया को फिर एक और सरप्राइज मिलता है खाना देखकर, क्योंकि सब कुछ उसकी पसंद का था और उन दोनों में तो कभी बात ही नहीं हुई थी उस बारे में, तो अक्षत को कैसे पता सिया की पसंद। अक्षत सिया को अपने हाथों से खाना खिलाता है और खुद भी खाता है। सिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन वो चुप ही रहती है। थोड़ी देर में उन दोनों का डिनर हो जाता है, तो सिया जाके टेरेस के वॉल के पास खड़ी हो जाती है और बाहर का नजारा देखने लगती है, क्योंकि वहां बहुत शांति थी। अक्षत उसके पास जाता है और उसे पीछे से ही होल्ड कर लेता है। सिया एकदम से थोड़ा डर जाती है, पर फिर तभी नॉर्मल भी हो जाती है। अक्षत वैसे ही सिया को होल्ड किए बोला, जान ऊपर देखो। सिया ऊपर देखती है तो आसमान में बहुत ही प्यारा सॉरी लिखा हुआ था, और उसके साथ ही आई लव यू सिया भी। ये सब देख के सिया को समझ ही नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसको शांत देख के अक्षत अपनी बात जारी रखते हुए बोला, सॉरी मेरी सारी गलतियों के लिए, तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी के लिए, तुमसे बदतमीजी करने के लिए। इतना बोलकर वो सिया को पलट देता है और उसको टेरेस की दीवार से लगा के उसके चेहरे को अपने हाथों में भर के बोला, दूसरी बात बिल्कुल सच है। कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, वो सब मुझे नहीं पता, बस हो गया। मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि तुम मुझे अभी जवाब दो। जब तुम्हारा दिल करे, जो भी तुम्हारा फैसला हो, मुझे बता देना। उसकी बातें सुन के सिया की आंखें नम हो जाती है और थोड़ी देर में ओवरफ्लो भी हो जाती हैं। ये देख के अक्षत बारी बारी से उसकी दोनों आंखों को अपने लबों से छू लेता है। उसके बाद उसी दोनों गालों को और उसकी नाक पे भी अपनी मोहर लगा देता है। उसके बाद उसके होठों को अपने होठों से ब्लॉक कर देता है। उसका एक हाथ सिया की कमर पे और दूसरा उसके बालों में चल रहा था। एक लंबी किस के बाद अक्षत सिया से दूर होता है तो दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। सिया को बहुत शर्म आ रही थी। वो अक्षत को हल्का पुश करके जाने लगती है कि अक्षत उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ के खींच लेता है और सिया की पीठ उसके सीने से जा लगती है। अक्षत उसकी साड़ी से झांकती गोरी कमर में हाथ डाल के उसे खुद से चिपका लेता है। अक्षत के छूते ही सिया की बॉडी में करंट दौड़ जाता है। वो अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। अक्षत धीरे धीरे उसके बालों को एक साइड कर देता है और उसके कंधे पे अपने होठ रख देता है। अक्षत के होठों को महसूस होते ही सिया की पकड़ उसकी साड़ी पे कस जाती है। वही अक्षत कभी उसके कानों को काटता, कभी अपनी नोज से उसकी गर्दन को सहलाता। अक्षत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और अपने मुंह से सिया के ब्लाउज की डोरी खींच देता है। सिया एकदम से अपनी आंखें खोलती है और अक्षत के सीने से लग जाती है। अक्षत हल्का स्माइल करते हुए उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बेड पे ले जाता है और अपनी शर्ट उतार के उसी ऊपर आ जाता है। अक्षत धीरे धीरे उस पे झुकता है
और उसके पूरे फेस को किस करने लगता है। धीरे धीरे वो नीचे बढ़ता है और सिया के गले से होते हुए उसके ब्रेस्ट की ओर बढ़ने लगता है। अक्षत के हाथ आगे बढ़ते कि उससे पहले ही इसके फोन ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। पहले तो वो उसे इग्नोर करता है, लेकिन बाद में बार बार रिंग होने पे उसे उठाना पड़ता है। सामने वाले की बात सुन के उसकी आंखें चढ़ जाती है। वो सिया के ऊपर से उठते हुए बोला, जान आगे का हम कभी और कंटिन्यू करेंगे, अभी मुझे किसी काम से जाना है, तुम जल्दी से चेंज कर लो। और उसके माथे पे किस करके अपने भी कपड़े चेंज करने लगता है। सिया भी जल्दी से चेंज करती है और वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद अक्षत एक जगह रुका और उसने सिया को बाहर आने को बोला। सिया बाहर आके देखती है तो वहां पे विराज आया हुआ था। सिया सवालिया नजरों से अक्षत को देखती है। अक्षत उसका सवाल समझ के बोला, विराज तुम्हें अभी तुम्हारे घर लेके जाएगा, तुम आज रात वहीं रुको, तुम्हारा भाई भी ट्रिप से वापस आ चुका है, अपनी फैमिली से मिलो, कल सुबह मैं तुम्हें लेने आऊंगा, अभी मुझे एक जरूरी काम से जाना है और अपना ख्याल रखना। सिया भी अपनी फैमिली का नाम सुन के खुश हो जाती है और चुपचाप चली जाती है। वही अक्षत भी अपनी कार में बैठ के वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद अक्षत की कार सिंघानिया पैलेस आके रुकती है और वो गुस्से से लाल चेहरा लिए अंदर बढ़ जाता है। अंदर जाके देखता है तो समीरा अपने ऊपर गन पॉइंट करके खड़ी थी और बार बार अक्षत को बुलाने की जिद कर रही थी। अक्षत को देख के उसकी भी आंखों में खून उतर आता है। वो अपनी गन को अक्षत पे पॉइंट कर देती है। उसका ध्यान इधर उधर होते ही अक्षत के बॉडीगार्ड्स उसे पकड़ लेती है। समीरा गुस्से से उन गार्ड्स पे चिल्लाने लगती है। अक्षत आके हाल में किंग की तरह एक पैर पे दूसरा रख के बैठ जाता है। वही बाकी सब भी बैठ जाते हैं। समीरा गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड के साथ ये सब करने की? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अक्षत। तुमने एक लड़की के लिए मुझे रिजेक्ट कर दिया। वैसे है कौन वो लड़की, किस कोठे से उसे उठा के लाए हो? दिख नहीं रही। समीरा के उतना बोलते ही एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पे लगता है और वो बेहोश हो जाती है। अक्षत गुस्से से गार्ड्स पे चिल्ला के बोला, लेके जाओ इसे यह से। उसकी बात सुन के गार्ड्स समीरा को लेके चले जाते हैं। वही अक्षत भी बाकी सब को रेस्ट करने का बोल के वहां से जाने लगता है तो दादी उसे से सिया के बारे में पूछती है। अक्षत सिया के घर जाने की बात और सुबह आने की बात बता के वहां से निकल जाता है। वही सिया जैसे ही अपने घर पहुंचती है और वो खुशी के आंसू लिए अंदर बढ़ के अपने माँ पापा को गले लगा लेती है। उसके माँ पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बेटी को देख के। वही घर में इतना शोर सुन के सिया का भाई भी आ जाता है और अपनी दी को देख के उसकी भी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और भी उसके गले लग जाता है। दोस्तों, बेचारे अक्षत के रोमांस में तो समीरा ने ग्रहण लगा दिया, क्या करेगा अब अक्षत उसके साथ? वैसे जो भी होगा होगा बड़ा जबरदस्त। वो जानेंगे हम आगे, तब तक के लिए बाय बाय।